फाइनली गाइस जेजे के मॉड्यूल का लेटेस्ट चैप्टर 23 आ चुका है और इसका टाइटल है कि रिचुअल ऑफ हारमोनी। तो चैप्टर स्टार्ट होता है पिछले चैप्टर के एंड में, जहां पर हमारे यूजी और मारो का कन्वर्सेशन आधा रह गया था। जहां पर पहले चैप्टर में जब हमारे यूजी और मारो डिस्कस कर रहे थे कि वो कैसे कर्स एनर्जी को एलिमिनेट कर सकते हैं उसके बारे में, तो चैप्टर वहीं से कंटिन्यू होता है। और यूजी इस चैप्टर में पहले बोलता है कि अगर हम जापान के लोगों से भी कर्स एनर्जी हटा देंगे तब भी कर्स फिर से पैदा होना बंद नहीं होंगे। तो ये बात सुन के हमारा मारू बोलता है, अबे साले इतनी देर से क्या चुतिया पे काट रहा था। तो हमारा यूजी बोलता है ऐसा नहीं है। उसके बाद यूजी हमारा बोलता है हो सकता है कर्स एनर्जी हमेशा से जापानीज लोगों की एक यूनिकनेस था, मगर जापान के अलावा भी बाहर देश के लोगों में बहुत ही कम अमाउंट में कर्स एनर्जी होता है और वो लोग भी जापान के लोगों की तरह ही कर्स एनर्जी को एनवायरमेंट में एमिट करते हैं, मगर वो जापान के लोगों के मुकाबले बहुत ही कम अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी एमिट करते हैं। तो हमारा मारू बोलता है तो क्या हो जाएगा, इतने कम अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी में थोड़ी ना कोई कर्स स्पीड पैदा हो जाएगा। वही पर हमारा यूजी बोलता है हो सकता है इतने कम अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी में ढेर सारे कर्स स्पीड्स पैदा न हो पाए, मगर ये कम अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी एक ही जगह गैदर होकर एक ही स्ट्रॉन्ग कर्स स्पीड में जो बाकी कर्स स्पीड से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसके बाद यूजी एक और बात बोलता है, ये बोलता है मैं अपने 70 साल के एक्सपीरियंस में ये बोल सकता हूँ कि दुनिया में कर्स एनर्जी कहीं भी पैदा हो, मगर वो गैदर या फिर फॉर्म होने के लिए एक ही जगह पर आएगा, जो कि हमारा टोक्यो। यहीं पर ही फिर से कर्स स्पीड पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगे और अगर हम जापानी से कर्स एनर्जी हटा देंगे तो वो फिर से कर्स स्पीड से फाइट नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कर्स स्पीड से पहले की तरह अमाउंट में ज्यादा ना हो, मगर बहुत पावरफुल होंगे। तो मतलब जापान के लोगों से कर्स एनर्जी हटाने का कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद मारो हमारा बोलता है कि इस बार मैं अपना कर्स टेक्निक को यूज कर रहा हूँ जापानीज और सिमुरियंस को हारमोनी में लाने के लिए। उसके बाद हमारा यूजी बोलता है कि अगर कर्स एनर्जी हमारे बॉडी में नहीं रहेगा हमारे बॉडी को रन करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं हमें तो डैमेज करेगा ही। एक्सपेक्ट हेवीली रेस्टेड बॉडीज। हाँ, हमारा यूजी यहाँ पर माकी और टोजी का रिफरेंस देके ये बोलता है कि अगर हमारे पास माकी के जैसा हेवीली रेस्टेड बॉडी होता तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है, मगर सारे ह्यूमैनिटी को हेवीली रेस्टेड बॉडी देना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद हमारा मारुल बोलता है ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा, बिना कर्स एनर्जी के कर्स स्पीड से लड़ना हो सकता है वह कम भी हो, मगर ये बहुत ज्यादा रिस्क वाला काम है। उसके बाद हमारा यूजी बोलता है अबे साले तू जो करना है करना, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं संभाल लूंगा सब। तो हमारा मारू बोलता है, उसके बाद हमारा मारू बोलता है कर्स स्पीड और कालियंस में डिफरेंस क्या है और क्यों रिमूरियन सोचते हैं कर्स स्पीड से वो लोग सेम ही है। वो हमारा यूजी यहाँ पर आंसर देके बोलता है कर्स स्पीड हमेशा से इविल ही थे। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्स स्पीड नेसेसरली इविल है, मतलब पूरे इविल है, क्योंकि बहुत टाइम पहले एक इमोर्टल ससुराल हुआ करता था जिसका नाम था टेंगेन और वो बंदा 500 से भी ज्यादा साल से जिंदा हुआ था और उसका एग्जिस्टेंस नियरली एक कर्स स्पीड जैसा ही था, मगर वो कभी इविल नहीं था, ना ही कभी इविल काम करने का सोचा भी। और तो और उसका भाई मतलब हमारा यूजी का भाई वो भी एक कर्स स्पीड था, मगर उन दोनों के बीच में अच्छा अंडरस्टैंडिंग था। जब हमें इस पेज में दिखाया जाता है कि क्यों कर्स स्पीड से रिमूरेंस को छोड़कर सबको अटैक करते हैं, तभी दूसरे पेज में इस साला मारू को अचानक से क्या याद आ गया और ये बोलने लगता है हमारे सोल्स के कलर सेम है, इसलिए शायद कर्स स्पीड से रिमूरेंस को अटैक नहीं करते हैं। इतने सारे सोल्स के कलर्स में से सिर्फ रिमूरेंस और कर्स स्पीड के सोल्स ही सेम कलर के हैं, सो दिस इज द रीजन। उसके बाद हमारा मारू को समझ में आ जाता है कि रिमूरेंस और कर्स स्पीड जो भाईचारा ऑन टॉप वाला बातें करते थे वो असल में चुतिया पे छड़ा और कुछ नहीं था। उसके बाद हमारे मारू को एक आइडिया सूझता है, जो कि है अगर हम इस जगह को एक ऐसी जगह बना दें जहाँ पर अर्थ के सारे सोल्स पास थ्रू करें और जिसकी वजह से इनके सोल्स स्प्लिट और रिसेप हो जाए, तो हम इनके सोल्स के कलर को और फॉर्म को चेंज कर पाएंगे और जितना चाहे कर्स एनर्जी इनसे वाइप आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात है, इस पैनल में हमें यूजी को एक वियर्ड तरीके से देखते हैं जहाँ पर ये बोलता है सो देयर इज नो अदर वे, मतलब यूजी को यहाँ पर कुछ ना कुछ तो पता था जो हमें नहीं पता है, या फिर यूजी ये पहले से ही जानता था। आखिर में जाकर हमें यही वाला आइडिया ही यूज करना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे आखिर में ऐसा होना ही था तो पहले ये तो यूजी पहले मारू को ये वाला मेथड क्यों नहीं बताया, इतनी देर से उसका चूतिया क्यों काट रहा था। तो इसका आंसर हमें देखे यूजी बोलता है अगर ऐसा हुआ तो कर्स स्पीड्स और रिमूरेंस के बीच में कुछ तो बुरा होने वाला है। इसके बाद हमें डाबूरा और मारू का एक छोटा सा मगर मैं इस पैनल को कुछ समझ में नहीं पाया। उसके बाद मैं भीग भाई का वीडियो देखा, उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये झाट भर का आदमी मावरा को ऑफ स्क्रीन में ही हरा दिया बागी की सेंसी। अगर ये सच हुआ तो आप तो बहुत बड़े खतरनाक लेवल का आदमी हो। तो हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हमारा मारुल यूजी को थैंक यू बोलकर चला जाता है। बाद हमारा यूजी फिर से एक बात बोलता है इज स्टिल वन जॉब लेफ्ट टू डू, मीन्स कोई ना कोई और एक इम्पोर्टेंट काम है जिसको हमारा यूजी खत्म करने के लिए जाना है, मगर वो क्या है वो हमें पता नहीं। खत्म हो जाने के बाद हमें दिखाया जाता है टोक्यो में कर्स स्पीड्स कीड़े मकोड़े तरह फैले हुए हैं और मारू हमारा कर्स स्पीड्स का किस्सा खत्म करने के लिए रेडी हो जाता है।
मगर उसके मन में ही होता है वो कुछ ना कुछ तो बुरा काम कर रहा है। उसके बाद जब हमारा मारुल शुभ काम करने जाता ही था तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और वो कौन हो गया तुम सोचो। ये उसके बाद हम देखते हैं मारू के हाथ को 3 बंदे पकड़ रहे हैं और हमें ये पता है कि तीनों बंदे निपट चुके हैं, मगर यहाँ पर मारू को इमोशनली सपोर्ट करने के लिए ये लोग इधर आए हैं। आखिर में मारू अपनी रिचुअल कंप्लीट करके एक इपिक डबल स्पीड के साथ खत्म कर और आखिर में हमें मारू का ये टट्टी सा जैसा मुंह देखने मिलता है।